ज्ञान बिना सब कुछ खो जावे, बुद्धि बिना हम पशु हो जावे। अपना वक्त न करो बर्बाद, जाओ जाकर शिक्षा पाओ। हे स्त्रियों, कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, खुद को जानने का अवसर देती है। मेरी यह बात सदैव याद रखना। मैं तुम्हारी सावित्री बाई फुले। सावित्रीबाई फुले जी ने जन्म नहीं लिया था तो उससे पहले महिलाएं क्यों नहीं पढ़ी थी? पर ये सोच रही हूँ कि ऐसे प्रोग्राम कम हुए हैं, बहुत कम, और होने क्यों लगे अब? आज जब हम इस बैनर पर देख रहे हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और नहीं सुना होगा तो ये उनके साथ बेईमानी होगी अगर सावित्रीबाई फुले जी को याद कर रहे हैं और फातिमा शेख जी को ना याद करें तो ये एक बेईमानी होगी, क्योंकि आज के दौर में इन दोनों को याद करना बहुत जरूरी है, इनकी दोस्ती को याद करना बहुत जरूरी है। आज वर्तमान स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है वो किस तरीके से पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने की काम कर रही है, और इसका सीधा सीधा असर जो जा रहा है वो हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और महिलाओं के बीच में ही हमारा महिलाओं और बच्चे बच्चियों के बीच काम है। तो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए दोनों ही लोगों को याद करने की जरूरत है। और उन्होंने हिंदी मुस्लिम एकता की संस्कृति को जो जिंदा रखने का काम किया वो इसलिए भी इन दोनों को याद करना आज बेहद जरूरी है। सावित्रीबाई फुले हर घर में होती है, आज भी है, हर घर में है सावित्री, बस ज्योतिबा बनने की जरूरत है हमारे घरों के अंदर। हमारी अभी साथी ने भी बोला कि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। हो सकता है, माफ कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी बातों से कुछ पुरुष भाइयों की भावनाएं आहत हो जाएं, लेकिन माफ करिएगा, ये भी हमें सावित्रीबाई फुले ने ही सिखाया है और उनको याद कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कड़वी लग सकती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हर घर में माता सावित्रीबाई फुले होती हैं, आपके बेटी के रूप में, आपकी बहू के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, अलग अलग रूपों में है आपके घर में, लेकिन घर में ज्योतिबा निकालने की जरूरत है। भाषण देना, बोलना ये अलग बात है, और जमीन पर उतरना, अपने घरों से महिलाओं को उतारना, ये दोनों बातें अलग है। ये बात सही है कि महिलाओं का संघर्ष पुरुषों से अधिक है, इसलिए अधिक है क्योंकि घर के अंदर चाहे शिक्षित महिला हो या अशिक्षित महिला हो, घर में सबसे पहले जागने का काम हमारे घर की महिलाएं बच्चियां ही करती हैं, और आखिरी में सोने का काम भी। आप सोचिए कि घर के दरवाजे की कुंडी भी रात में इंतजार कर रही होती है कि कोई महिला उठे और आंखें बंद करे। बहुत अफसोस की बात है, आज हम 100 वर्ष 200 वर्ष होने वाले हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए असल में शिक्षा की देवी है। हम लोग तो विश्वास नहीं करते, ये जो विद्या माता और जाने क्या क्या बना दिए हैं पूजने के लिए सरस्वती माता, क्योंकि हम इन सब चक्करों में पढ़ते नहीं, इसलिए नाम याद नहीं रहता। असल देवी ये है, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था देखिए कितना चाल चलने वाले लोग हैं। इस मनुवादी व्यवस्था ने, चूंकि बहन जी अभी शायद बोल रही थी कि जो ब्राह्मणों ने, हालांकि अपनी लड़ाई ब्राह्मणों से, हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है हमारी लड़ाई उससे है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को आप सभी निश्चित रूप से ही जानते होंगे। उन्होंने सविता अंबेडकर से जब विवाह किया तो उनका ध्येय भी यही था कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को चैलेंज करना चाहते थे, और माता सावित्रीबाई फुले ने यशवंत को गोद लिया, वो भी एक ब्राह्मणी के पुत्र थे। तो ये हमारे महापुरुषों ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि हमें ब्राह्मणों से दुश्मनी करनी है या ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना है। ये जो विचार है उस विचार पे हमला करना है, और आज की परिस्थिति
स्थिति में उस विचार पर चोट करना बेहद आवश्यक है। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये जो मनुवादी विचार है, वो आज ही नहीं, आज से पहले से भी ये विचार हमसे और आपसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। और यही कारण है कि 200 साल होने पर भी हमें इस तरीके से, और वो भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए शायद ये टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं होता तो हमारे महापुरुषों को इतना प्रचारित भी नहीं किया जाता। इस मनुवादी व्यवस्था ने, देखिए अभी किसी माता का नाम लिया था जिनको शिक्षा की देवी कह के पूजा जाता है। स्कूलों में आपको सावित्रीबाई फुले की तस्वीर मिले या ना मिले, लेकिन सरस्वती माता की तस्वीर और मूर्ति मिल जाएगी। ये है ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चाल, जिसको ना हम समझते हैं और ना हमारे लोग समझते हैं। लेकिन हमें भी समझना होगा आज के दौर में, और हमें अपने बच्चों को भी समझाना होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और सही बताऊं तो मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम आप लोगों से अलग नहीं हैं। जब मैं 10वीं तक पढ़ती थी तो 10वीं में जब मैं गई तो वहां तक मुझे नहीं मालूम था कि वाकई में सावित्रीबाई फुले कौन है। लेकिन जैसे ही मैं 12वीं में आई और मेरा जुड़ाव हुआ संगठन की ओर से, हमारे बीच में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की साथी बैठी है आकांक्षा धाकड़, मैंने भी वहीं से अपना काम शुरू किया। जो संघर्ष का काम शुरू किया वो वहीं से मैंने भी किया है। जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया और जब छात्रों के बीच में जाना शुरू किया, तो जब हमारे लीडर आते थे तब उनके माध्यम से सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर जी के बारे में मालूम चला। अम्बेडकर जी के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि संविधान निर्माता है, लेकिन किताब के पन्नों में भी कितने छोटे अक्षरों में उनको रखा है, मजबूरी बस। ये आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके के लीडर बाहर आए और लोग उनको पढ़े और उनको समझे। ये मनुवादी विचारधारा है उनकी। तो ये चीज जब मैं 12वीं में आई और जब मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में अपने लीडरों से सुना और उनको जब पढ़ना शुरू किया, तब ये एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे। और आज जब वाकई में हमें किसी के मंच पे भी जाएं, हमें इस विचार, जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारधारा है, उस पे बोलने पर भले ही कोई 10 बार ना बुलाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बोल कर आते हैं। क्योंकि इस व्यवस्था ने ही इतने सालों तक गुलामियां करने पर, खासकर क्योंकि आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद हम क्या कह सकते हैं कि वाकई में 100% महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। अगर माता पिता के पास उतनी ही हैसियत है पढ़ाने की, तो सबसे पहले बच्चियों की शिक्षा पर रोक लगेगी। हम जिस परिसर के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां हम आप और बैठे हैं, ये सरकारी स्कूल, आप देखिएगा इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों की संख्या इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि उनको प्राइवेट में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि विचार तो ये है कि आखिर इनको बनाना तो रोटी ही है। इस विचार के कारण कि लड़कियों पर ज्यादा खर्च ना किया जाए, इसलिए उनको भेजा जाता है सरकारी स्कूलों में, और लड़कों को भेजा जाता है प्राइवेट और कॉन्वेंट जैसे स्कूलों के अंदर। ये आज भी व्यवस्था चली आ रही है। आप अपने ही गांव में सर्वे कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये है महिलाओं के साथ आज भी हो रहा भेदभाव। और जब से ये मौजूदा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इन्होंने स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो काम किया है और कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, जो पूर्व मुखिया रहे हैं, आप सब लोग, मैं नाम नहीं लूंगी पर सब लोग बेहतर जानते हैं, वो चाहते हैं कि महिलाओं की शिक्षा ना हो, क्योंकि मनुवादी विचारधारा के अनुसार महिलाएं पाप की भागीदारी होती है। ये मनु महाराज कह के गए, महिलाएं पाप की अधिकारी है। अगर ये पढ़ लिख गई तो पुरुषों के बराबर खड़ी होंगी, इसीलिए इनकी शिक्षा पे सबसे पहले हमला करो। लेकिन धन्य है ये धरती जिसमें माता सावित्रीबाई फुले, जिसपे और ज्योतिबा फुले जैसे महामानव पैदा हुए और उन्होंने हमारे लिए काम किया, और आज हमें इस काबिल हुए हैं कि हम आपके बीच में आके 2 शब्द कह सकें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं सारी बैठी हैं और जहां तक नजर पहुंच रही है ज्यादातर हमारी बहनें ही आई हैं। मालूम है कि
घरों से काम करके आई हैं और अभी दिमाग में आ रहा होगा कि जाके हमें करना ही है काम, घर का काम करना है। लेकिन चूंकि वक्ता बहुत है और हम रेणु जी के सुनने आए हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको हम सुने, इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बात के साथ अपनी एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। हम लोग ये गीत जो है, गीत के रूप में है ये हम लोग अक्सर गुनगुनाते हैं, महिलाओं के बीच में जाके सुनाते हैं, ताकि वो हिम्मत, वो जज्बा पैदा हो जो हमें सावित्रीबाई ने दिया है। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। आज औरतों को उठने की जरूरत है। और सभी से सिर्फ एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप भले ही 4 दिन भूखे रह लेना, भले ही एक बार बेटों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, क्योंकि वो सड़क पे गड्ढा खोद के मजदूरी कर लेगा जरूरत पड़ी तो, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि इस देश के अंदर आज भी बेटियों को ना शिक्षा मिल रही है ना सुरक्षा मिल रही है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, हम औरतों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसलिए लड़कियों को मजबूत करिए, तब असल में हम सावित्रीबाई को याद करने लायक होंगे। अन्यथा ये सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र हो जाएगा और कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धर्मेंद्र भाई साहब का और विश्वजीत भाई का और बाकी सारे जो साथी हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर मंच दिया बोलने के लिए, उसके लिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सावित्रीबाई फूले जी ने जन्म नहीं लिया था तो उससे पहले महिलाएं क्यों नहीं पढ़ी थी? ये पढ़ने का अधिकार उनसे किसने छीना था? हमें ये जानना जरूरी है कि हमसे ये अधिकार छीना किसने था। हम ये तो जानते हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी ने दिया। जो आदरणीय हमारे बीच में अभी दीदी ने बताया कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। हमारे लोगों से और खास करके महिलाओं से शिक्षा का अधिकार किसने छीना? ब्राह्मणवाद ने। और ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद है एक व्यवस्था। इस व्यवस्था में उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं और इतने कठोर नियम, इतने कठोर बंधन लगाए हैं, और इस व्यवस्था को इतना जटिल बनाने के लिए इस व्यवस्था को धर्म का नाम दिया है, भगवान का नाम दिया है। ये धर्म का, भगवान का नहीं है, ये ब्राह्मणों का फैलाया हुआ भ्रमजाल है। उन्होंने अपनी व्यवस्था कैसे बनाई? उन्होंने अपनी व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। आप सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण बैठा है क्या? कोई क्षत्रिय बैठा हुआ है क्या? कोई वैश्य बैठा हुआ है यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं? किस वर्ण के लोग बैठे हैं यहाँ पर? शूद्र वर्ण के लोग। और अब हमें ये जानना होगा कि हमारे शूद्र वर्ण में ही महिलाओं को, खास करके बेटियों को, बच्चियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित क्यों किया गया? उसका कारण है कि इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी इंसान है, वो इंसान जन्म किसकी कोख से लेते हैं? एक महिला की कोख से, माँ की कोख से। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण कौन करती है? स्वयं करती है। उसको बोलना कौन सिखाती है? दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों की भाषा कौन सी है? मातृभाषा। बच्चों को बोलना भाषा कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। जन्म माँ देती है, पालन पोषण माँ करती है और परवरिश माँ करती है, संस्कार माँ देती है। लेकिन आज हमारे बीच में जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करके ये पूछना चाहूंगी कि वो लोग हाथ ऊपर करें जिनके घर में या तो उनकी बेटी नौकरी करती है या उनकी बहू, या वो स्वयं खुद करती है। जिसके घर में भी कोई महिला नौकरी करती हो वो हाथ ऊपर करे। सिर्फ महिलाओं से। जिसके घर में भी कोई महिला नौकरी करती है, चाहे बेटी हो, बहू हो या स्वयं करती हो, वो हाथ ऊपर करे। कार्यक्रम में हमारे बीच में 5 से 6 हाथ ऊपर हुए हैं।
बहुत अच्छी बात है। लगभग 10 से 12 हाथ होंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर, लेकिन संख्या यहाँ पर 50 से ऊपर है। तो ये विचार करने की जरूरत है कि हमें इस देश में आजाद हुए, संविधान में अधिकार मिले होने के बाद भी आज हमारी ये स्थिति है कि चंद महिलाएं हमारे बीच में हैं जो सक्षम है, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, अक्सर जब भी हम उनके बीच में जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रम करती हूँ, उन्हें बुलाने जाती हूँ, घर घर उनको निमंत्रण देने जाती हूँ, तो जब महिलाओं को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बुलाते हैं, उनसे बोलते हैं, तो एक जवाब मिलता है उनसे। वो क्या कहती है? बेटा हम पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या करेंगे जाके यहाँ पर, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम कहाँ जानेंगे। तो ये आने वाली बात नहीं है। इंसान के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? इस दुनिया में सबसे ऊपर है क्या? इस दुनिया में सबसे ऊपर मनुष्य है, और मनुष्य की सबसे अच्छी चीज क्या है उसके अंदर? अगर हम किसी मनुष्य को खड़ा करके देखते हैं, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, तो सबसे ऊपर क्या है उसके? सिर। और क्या है उसके पास? बुद्धि। ये जो बुद्धि है ये सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है? बुद्धि, दिमाग। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कुदरत ने जितने भी इंसान बनाए हैं, सबको बुद्धि दी है, सबको दिमाग दिया है। और एक और अच्छी बात ये है कि सबको बराबर दिया है। क्या दिया है? सबको बराबर दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं मिला है। तो हमारे अंदर भी वो क्षमताएं हैं, हम भी वो कर सकते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन महिलाएं पीछे क्यों रह जाती हैं? महिलाएं पीछे इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कलम चलाना नहीं जानते, हम पढ़ना नहीं जानते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर ये जो बुद्धि है, जो समझ है, जो अपने बच्चों को जब पैदा होते हैं तो बोल भी नहीं पाते, उनके हाव भाव से ही समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, कि बच्चे को दर्द है, कि बीमार है। उसके बिना बोले ही आप इतना समझदारी से उसको पालन पोषण करती हैं। और ये बुद्धि जरूरी नहीं है कि कलम चलाने वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में, जब मैं अपने जीवन की बात करूं, मेरे घर में मेरे 3 भाई हैं और मैं इकलौती हूँ। मेरी माँ को अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, लेकिन हम तीनों भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, सक्षम बनाया, और सब आज अपनी अपनी अच्छी जगह पे नौकरियां कर रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अपनी माँ के बदौलत खड़ी हूँ, और ये जरूरी घर में मिले, इसलिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ। आज जब हम इस बैनर पर देख रहे हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति कहाँ से आती है ये क्रांति, ये हमको समझना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रांति का अर्थ क्या है। उस क्रांति का सीधा साधा अर्थ है, जो हमारी आम भाषा में है, वो है बदलाव। वो कौन से बदलाव हैं जिसकी वजह से सावित्रीबाई फुले आम सावित्रीबाई से माता सावित्रीबाई बनी, और वो केवल इस देश की नहीं, पूरी दुनिया में भी जानने वाली माता सावित्रीबाई फुले बनी। इसके बात करेंगे। आज के दौर में भी बहुत सारी सावित्री माता है, वो कैसे हैं और उससे पहले भी हैं। आज थोड़ी सी महिलाओं पे हम बात करेंगे। अगर हमें याद हो तो 57 की जो क्रांति थी, उसमें जो पहली स्वतंत्रता सेनानी थी इस देश की, वो कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। वो भी महिला थी। इतने बड़े शासन होने के बाद में भी अगर क्रांति की ज्योति जलाई, देश को आजाद कराने की भी बात की, तो वो पहली जो मानव थी वो भी एक स्त्री थी। इस देश को, महिलाओं को शिक्षा देने वाली भी एक महिला ही थी। महिलाएं कमजोर कभी नहीं होती हैं। महिलाओं को कमजोर बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है मनुवादी सोच से, पुरुषवादी सोच से। तो कैसे बनाया जाता है? आज जो स्त्रियां, जो बच्चियां सब बैठी हैं,
उसमें थोड़ी सी बात रखेंगे। जब पहली चीज आती है शिक्षा की बात, मेरी पूर्व वक्ता ने बताया था कि जब शिक्षा की बात आएगी तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा लड़का ज्यादा पढ़े, लड़की एक बार को नहीं भी पढ़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्या करना है? 18 के बाद उसकी शादी करनी है, तो कौन सा वो हमारे घर में रहेगी? इस सोच को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने घर में अपनी ही बेटी को नहीं पढ़ाते हैं ना, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बेटे को पढ़ी लिखी बहू मिले, हमारे बेटे को नौकरी पेशा लड़की मिले, तब आपका दोगलापन बाहर आता है, जो सबसे ज्यादा गलत है। इसे हमें हटाना पड़ेगा। उसके बाद आती है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है और नौकरी कर रही है तो हमारा व्यवहार संकुचित हो जाता है, हम बहुत छोटी सोच वाले हो जाते हैं। पर ये सोच रही हूँ कि ऐसे प्रोग्राम कम हुए हैं, बहुत कम, और होने क्यों लगे अब? मैं कुछ मैडम से बात बोल रही थी कि ये मैं नहीं जानती थी सावित्रीबाई फुले है कौन। कुछ टाइम से मुझे पता चला। क्यों चला? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया महिलाओं के लिए, शिक्षा का काम किया, इन्होंने कष्ट सहन किए थे महिलाओं के लिए, और 200 साल पुरानी बात है ये, और आज हम उनको पूज रहे हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति आई कि हम बहुत पुरानी बात को लेके, इतनी पुरानी बात कुछ बीच में हम जानते नहीं थे और हम उनको पूजने लगे? तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न इसलिए कि जो हमारी महान महिला थी, जिन्होंने हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, और हम याद इसलिए आ रहा है कि जो परंपरा चलाई उन्होंने, और हमारी महिलाएं उस रास्ते पे चल नहीं पाई है पूरी तरह, अभी भी पिछड़ी हुई है। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जिनको लगा कि पहले एक महिला थी जिन्होंने शिक्षा दी और महिलाओं को आगे बढ़ाया, तो हम उनके जैसा कुछ करें। तो मैं एक चीज कहती हूँ कि बहुत सारी यहाँ बहनें बैठी हुई है, तो हम कहते हैं कि पढ़ाई करो। अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़ाई कहाँ से करें? तो पढ़ाई नहीं करो तो सुनो। आजकल इतनी सारी चीजें हैं कि सुनो कि महिलाओं ने क्या क्या अच्छे काम किए थे, और फिर मैं ना उनके जन्म के बारे में बता पाऊंगी, ना मैं उनकी कोई हिस्ट्री जानना चाहूंगी। बस ये पता है कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए, तो मैं भी तो महिला हूँ। और मैंने ये सोचा कि सावित्रीबाई फुले इतनी अच्छी थी, तो मैं महिला हूँ, मैं भी कुछ अच्छा काम कर लेती।